मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की जो परिभाषा है उसके बारे में है। आज मैं उसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप जब विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को पढ़ें तो बियर एक्ट साथ में रखकर पढ़ें, सामने रखकर पढ़ें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसमें देख के उसको समझ सके। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। मैं कोशिश करूँगी उन चीज़ों को अच्छे से समझाने का। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें जो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। बहुत से लोग हैं जो कि इसकी परिभाषा को पढ़ना आवश्यक नहीं समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसकी परिभाषा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप परिभाषाओं को पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा और आपको अधिनियम जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको सरल से सरल भाषा में परिभाषाओं को और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को समझा सकूं, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि अधिनियम जो है ये थोड़ा सा टफ पड़ता है समझने में। तो दोस्तों, मैं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो पढ़ते हैं। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे या जो लोग बियर एक्ट खोल के बैठे हैं वो उनको सबसे पहला परिभाषा में यही लाइन दिखेगी कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है धारा 2 में जिन भी शर्तों को बताया गया है उनका वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम की परिभाषा में बताया गया है, लेकिन ऐसा तब जब तक कोई दूसरा अर्थ विनिर्दिष्ट अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित ना कर दिया हो। यानी कि धारा 2 में जो भी परिभाषा हम आगे अभी पढ़ेंगे उनका वही मीनिंग होगा और वही टर्म्स शर्तें होंगी जो कि इस अधिनियम में बताई गई हैं, और कब तक रहेंगी? जब तक कि कोई और अधिनियम बनाकर या विनिर्दिष्ट अधिनियम के अंतर्गत इसको बदल ना दिया गया हो, तब तक। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य आता है। अब यहाँ पर जो बाध्यता बताई गई है वो बाध्यता जो है विधिक बाध्यता है। अगर आप किसी को बाध्य कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को चालू करवाने के लिए या अपने कॉन्ट्रैक्ट को पालन करवाने के लिए, संविदा का पालन करवाने के लिए अगर आप किसी व्यक्ति को बाध्य करते हो तो वो आपका विधिक बाध्यता होनी चाहिए। नैतिक बाध्यता या सामाजिक बाध्यता इस अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषा बाध्यता दी गई है उसमें कोई मतलब नहीं रखता है। बाध्यता की जो परिभाषा है इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रवि ने राजेश के साथ तैराकी सिखाने का एक करार किया कि अगर तैराकी के दौरान राजेश डूबता है तो रवि उसे बचा लेगा। राजेश को क्या था? तैराकी सीखनी थी और रवि जो था वो तैराकी सिखाता था। तो राजेश और रवि के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि रवि जो है वो राजेश को तैराकी सिखाएगा और अगर उस दौरान में ऐसा होता है कि राजेश डूबने लगेगा तो रवि जो है उसको बचा लेगा। अब ऐसा हुआ कि राजेश जब तैराकी कर रहा था वो डूबने लगा और रवि ने उसको बचाने का किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। तो पर जब ऐसा मौका आया तो उसने ऐसा नहीं किया, तो अपनी संविदा का पालन नहीं किया। मतलब उसने क्या करा कि कॉन्ट्रैक्ट ये क्या था कि अगर मैं तुम्हें तैराकी सिखाऊंगा और अगर तुम डूबने लगोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। जब ऐसा समय आया कि वो डूबने लगा तो उसने उसको नहीं बचाया। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था उस कॉन्ट्रैक्ट का उसने पालन नहीं किया,
तो ऐसा करार जो है विधिक करार है, मतलब ये एक विधिक करार था, तो यहाँ उसको उसका पालन करना था, ये बाध्य था उसको मानने के लिए। अगर इसके अपोजिट ऐसा होता कि कोई व्यक्ति है, वो नदी के किनारे से जा रहा है और अच्छा तैराक है वो, और किसी को डूबता हुआ देख रहा है लेकिन उसको बचाने की वो कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसने कोई क्राइम भी नहीं किया है और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया, मतलब कोई संविदा का भी विघटन भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो एक नैतिक और सामाजिक बाध्यता है कि आपकी नैतिकता ये कहती है कि आप जा रहे हो और कोई डूब रहा है तो और आप तैरना जानते हो तो आप उसको बचा लो, लेकिन डूबने वाले और आप जो जा रहा है व्यक्ति, उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यहाँ वो जिम्मेदार नहीं होगा, वो सामाजिक और नैतिक रूप से बाध्य होगा। लेकिन यहाँ रवि और राजेश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो बचाएगा, तो ऐसा करार जो है विधिक करार है। सेकंड वाला हमारा पॉइंट है, व्यवस्थापन से अभिप्रेत है कोई लिखत जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित किसी इच्छा पत्र, विल या क्रोट पत्र से भिन्न, जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों का गंतव्य अथवा न्यायगमन का व्ययन किया जाता है अथवा व्ययन किया जाना तय किया जाता है। इसको इजी भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कह रहा। ऐसा कोई अनुबंध जिसमें किसी चल और अचल संपत्ति के ब्याज को या संपत्ति के किसी हित को आने वाले समय में किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जाता है या भविष्य में किसी संपत्ति का हित मिलेगा, ऐसा अनुबंध कर दिया जाता है, तो उसको व्यवस्थापन कहते हैं। देखिए, व्यवस्थापन जो शुरू का शब्द है उससे ही आपको ये ऐसा लगेगा कि व्यवस्था करना, तो किसकी व्यवस्था करना, तो ऐसा कोई भी अनुबंध करना, कॉन्ट्रैक्ट करना जिसमें किसी भी चल अचल संपत्ति के ब्याज को आने वाले समय में किसी व्यक्ति को दे देना, हस्तांतरित कर दिया जाना, ऐसा तय कर लिया है, ऐसा अनुबंध कर लिया है। यानी ये तय कर दिया जाता है कि भविष्य में किसी प्रॉपर्टी का हक जो हित है वो उस व्यक्ति को मिलेगा, या ऐसा अनुबंध किया जाता है कि उसको जो ब्याज है वो ब्याज उसको मिलेगा, तो इसको हम व्यवस्थापन कहते हैं या वो व्यवस्थापन कहलाता है। परंतु कोई भी ऐसा अनुबंध व्यवस्थापन नहीं समझा जाएगा जो कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के बिल अथवा क्रोट पत्र के तौर पर परिभाषित है। अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, न्यास। न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में है और इसके अंतर्गत उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर किसी न्यास की प्रकृति में कोई बाध्यता भी है। देखिए, न्यास जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में परिभाषित नहीं है, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत न्यास को ट्रस्ट को परिभाषित नहीं किया गया है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है वो न्यास को परिभाषित नहीं कर रहा है, उसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा है, वह केवल इतना बता रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में भी ट्रस्ट का, न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम में परिभाषित है। तो ये हो गया हमारा न्यास की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं न्यासी। न्यासी के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है जो न्यास में संपत्ति धारण किए हुए है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राजेश ने रवि को 1 लाख रुपए इस विश्वास पर दिए कि वह कृष्णपाल को 5,000
हर माह देगा। रवि ने 1 लाख रुपये रखते हुए प्रत्येक माह 5,000 कृष्णपाल को देना स्वीकार कर लिया। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, वो न्यास कहलाती है, ट्रस्ट कहलाती है। कैसे? राजेश जो है वो न्यास करता हो गया। राजेश ने क्या करा? 1 लाख रुपए दिए, तो ये देने वाला जो है वो न्यास करता हो गया। रवि जिसने 1 लाख रुपए अपने पास रखे थे वो न्यासी हो गया, और कृष्णपाल जिसको कि इन पैसों का हित लाभ मिलने वाला था वो हितग्राही हो गया, और जो 1 लाख रुपया था वो न्यास की संपत्ति हो गया। अब इसकी परिभाषा रा देख लेते हैं। अन्य समस्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इसमें प्रयुक्त की गई हैं परंतु परिभाषित नहीं की गई हैं और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में परिभाषित की गई हैं, इसका वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में क्रमशः समुद्देशित किए गए हैं। यानी कि जिन शब्दों को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है परंतु वो इस अधिनियम में सम्मिलित किया गया है, तो ऐसे शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान अधिनियम में परिभाषित हैं, तो ऐसे शब्दों को अर्थ वैसे ही निकाला जाएगा जैसे भारतीय संविधान अधिनियम के लिए है। मतलब ये जितनी भी परिभाषाएं हमने पढ़ी है, इसके अलावा अगर कोई ऐसे शब्द हैं जो कि इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हों, युक्त किए गए हों, इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन वो परिभाषा में नहीं है, परंतु वो कहाँ पे परिभाषित किए गए हैं? भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत, तो वो ऐसे ही माने जाएंगे जैसे कि वो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत ही परिभाषित हैं। दोस्तों, मेरी एक कोशिश है कि मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम और लॉ के अन्य सब्जेक्ट को पढ़ाऊं ताकि आप इजी लैंग्वेज में उसको अच्छे से समझ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।